टू माय यूट्यूब चैनल जॉब की तैयारी। आज फिर से बात करेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 के 21 अगस्त 2017 का पेपर नंबर फर्स्ट, इसके एनालिसिस करेंगे और जानेंगे इससे कुछ रिलेटेड फैक्ट। चलिए, हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अगर बाद में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बाघ परियोजना का लोकार्पण हुआ था। हमारे ऑप्शन है 2004, 2005, 1983, 84, 2013, 14, 2073, 74। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ज़रा 5 सेकंड आपके पास, अगर आपको पता हो तो कृपया इसका आंसर ज़रूर एक बार देखें। इसका राइट आंसर होगा 1973 टू 1974। इसमें क्या हुआ था, टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो चालू किया गया था। जो टाइगर हमारे यहाँ बहुत काफ़ी कम हो रहे थे, उनको एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था। अगर हम बात करेंगे ये कब से चालू हुआ था, तो ये हुआ था चालू 1 अप्रैल 1973 से 1973। और इसको चालू किसने किया था? अगर हम चालू करेंगे, इसके जो प्रोजेक्ट को चालू करने वाले थे जिनको बोला जाता है, तो उनका उनका नाम है कैलाश सांखलिया। सांखलिया, ठीक है फ्रेंड्स, इनका नाम है कैलाश सांखलिया। अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड टाइगर प्रोजेक्ट की, किस में इनका नाम आता है, तो अगर वर्ल्ड टाइगर प्रोजेक्ट का हम पूछ लेते हैं, इंटरनेशनल टाइगर प्रोजेक्ट के किसने चालू किया था, वो थे गैनी। उनका नाम था गैनली मैनफूड। गैनली मैनफूड, ये क्या है, वर्ल्ड के। अगर हमसे पूछा जाता है वर्ल्ड टाइगर प्रोजेक्ट किसने चालू किया था, जो टाइगर्स हैं वर्ल्ड में उनको उनकी सेफ्टी के लिए, उनको एक अच्छा माहौल प्रदान करने के लिए, तो उनका जो नाम है वो है गैनी मैनफूड। अगर हमसे पूछता है कि एमपी में ये किसने चालू किया था, ये इनका नाम है कैलाश सांखलिया। और इस अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे, मतलब कि बाघ दिवस। टाइगर डे अगर हमसे कभी पूछता है कि टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है, तो टाइगर डे मनाया जाता है हमारा 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हमारा टाइगर डे मनाया जाता है। और वर्तमान अगर हमसे पूछता है कि टाइगरों की संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो टाइगरों की मध्य प्रदेश में अभी जनसंख्या है 526, टोटल 526 टाइगर्स हैं जो अभी मध्य प्रदेश के बागों में, अभ्यारण्य में, राष्ट्रीय उद्यान में अभी हैं। तो अगर इसलिए हमें अभी इसका दर्जा बाघ बाघ राज्य का दर्जा अभी एमपी में दिया गया है, बाघ राज्य का। ठीक है, सबसे पहले अगर हमसे पूछता है सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आया था, तो वो आया था कान्हा किसली में। ये आपको पता होगा कि कान्हा किसली कहाँ पर है। कान्हा किसली में सबसे पहले बाघ प्रोजेक्ट चालू किया गया था, जी 1973 टू 1974। और ये कान्हा किसली कहाँ पर है? मंडला बालाघाट के बॉर्डर के पास है, यानी मंडला बालाघाट के पास स्थित है। ठीक है फ्रेंड, ये वाला हमारा क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत एक गणराज्य बना। गणराज्य मतलब होता है किसी भी देश ने अपना स्वयं का संविधान लागू किया हो। तो स्वयं का संविधान भारत ने कब लागू किया था, ये तो सभी को पता होगा कि ये लागू किया था भारत ने। कब किया था? ये किया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत एक पूर्ण गणराज्य बना था। इसने स्वयं का एक संविधान लागू किया था। संविधान को लागू करने के लिए कि जो कमेटी बनाई गई थी, अगर हमसे पूछता है कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक, अगर हमसे पूछता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष, यानी कि जो उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत के संविधान को बनाने में, वो कौन थे? बाबा भीमराव अंबेडकर जी। अगर हमसे पूछता है कभी कि बताइए कि जो मसौदा समिति का जो हमारे पहले कानून मंत्री थे, विधि, वो कौन थे? वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो मेघालय का वर्तमान, अगर 19-20 की बात करते हैं, मेघालय के वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जी, सत्यपाल मलिक जो क्या है, वर्तमान मेघालय के राज्यपाल हैं। अगर हम बात करते हैं मेघालय के सीएम की, तो मेघालय के सीएम जो है उनका नाम क्या है? कॉनरेड संगपा। कॉनरेड संगमा इनका नाम है पूरा, कॉनरेड संगमा, जो अभी वर्तमान में मेघालय के सीएम हैं। अगर अगर हमसे कभी पूछता है कि जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो 153 एक अनुच्छेद है। 153 टू 155 में उनके चुनाव, उनके पद और उनके
गोपनीयता वगैरह की जो चीज़ें रहती हैं वो उसमें पूरे में वर्णित है। अगर हमसे ये कुछ रैंडमली अगर से पूछता भी है तो अगर अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का एवं उनके चुनाव का विवरण है तो 155 टू 153 में इसको वर्णित किया गया है। ठीक। ये नेक्स्ट हमसे पूछा गया है भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो एडमिरल जनरल मतलब कि जो जनरल हैं वो कौन है? करमबीर सिंह। करमबीर सिंह। ये काफ़ी बार हमसे पूछा जाता है कि बताइए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं, भारतीय आर्मी के प्रमुख कौन हैं। तो हमको क्या करना है, तीनों के पहले में जान लेना चाहिए कि आर्मी के प्रमुख कौन हैं। आर्मी के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद। मनोज मुकुंद जी हैं जो आर्मी के अभी प्रमुख हैं। नौ मतलब थल सेना अध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद जी हैं। अगर हमसे पूछ लेता वायुसेना के कौन हैं तो वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? राकेश भदौरिया जी। क्या नाम है उनका? राकेश भदौरिया। जो राकेश भदौरिया जी हैं वो वायुसेना प्रमुख हैं, वर्तमान वायुसेना प्रमुख हैं। ये तीनों आप एक बार जरूर याद रखें। कभी कभी हमसे ये तीनों के में कभी न एक क्वेश्चन जरूर पूछ ही लेता है। पिछली बार भी हम पेपर उठा के देखेंगे पिछली बार का, तो उसमें एक किसी न किसी का एक का हमसे जरूर पूछा गया हो, तो कृपया इसको जरूर याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट जो पूछा जा रहा है वो काफ़ी बार हमसे पूछा जा चुका है। मैंने जब प्रीवियस जो 3 पेपर भी मैंने अपलोड किए थे, अभी देखे थे, उसमें को दादा साहब फाल्के से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर पूछा गया है इसमें। और यहाँ पर देख लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो पूछता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस लिए प्रदान किया जाता है। तो हमें पता ही होगा कि दादा साहब जो फाल्के अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है। वो हमें फील्ड में दिया जाता है फिल्म की फील्ड में इसको दिया जाता है। और 2018 और 19 के लिए किसको मिला था? वो मिला था अमिताभ बच्चन के लिए। अमिताभ बच्चन जी हैं उनको मिला था। और अगर हम बात करते हैं 2019-20 के लिए वो मिला है ऋतिक रोशन को। ये हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो किसको मिला है? ऋतिक रोशन को। और अगर हम बात करते हैं अगर ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये अगर दादा फाल्के अवार्ड, तो ये अवार्ड 1969 में अवार्ड स्टार्ट हुआ था और इसको भारत सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगर पूछता है कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो किस फील्ड में दिया जाता है, ये विशेष लोग हैं जो अपना विशिष्ट योगदान देते हैं फिल्म क्षेत्र में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो 18-19 के लिए हमें मिला था अभी अमिताभ बच्चन के लिए, और जो 19-20 के लिए वो मिला है ऋतिक रोशन के लिए। ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला था? वो सुपर 30 मूवी आई थी उनकी, आप सभी ने देखी होगी। जो बिहार के अध्यापक हैं आनंद कुमार जी, उनके ऊपर ये रिलेटेड मूवी थी, जिसमें जो ऋतिक रोशन है उन्होंने एक अध्यापक का किरदार निभाया था। उसके लिए इनको दादा फाल्के अवार्ड दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बोलने की स्वतंत्रता तथा व्यक्ति के अधिकार की प्रभुति करता है। तो ये सभी को आपको पता होगा ये कौन सा अनुच्छेद करता है। ये अनुच्छेद करता है 19। इसमें कौन कौन से हमारे पास अधिकार हैं? मूल अधिकार पहले हमारे पास कितने दिए गए थे, ये हमें स्वतंत्रता दी गई बताए गए थे, वो 7 थे। अब एक संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया है। तो अब कृपया कितने रह गए हैं? उसमें केवल रह गए हैं हमारे 6। वो 6 कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। उन 6 को हम बताते हैं कि एक बोलने का अधिकार, विधि समानता का अधिकार, एक सभा करने का अधिकार, आपके किसी भी देश या कहीं भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने का अधिकार। ये हमारे कुछ अधिकार हैं जो उसके अंदर दिए गए हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। और इसमें क्या क्या आपके अनुच्छेद 22, 20, 21 जो भी अनुच्छेद हैं कि एक बार आप उनको रिवाइज कर लीजिएगा और बताइए, देख लीजिएगा कि उसमें क्या क्या आप उनको अधिकार हमें दिए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन कहाँ है? मतलब मुख्य हेडक्वार्टर मतलब क्या होता है? खंडपीठ उसकी नहीं, सिर्फ मुख्य हेडक्वार्टर इसमें पूछा गया। तो मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है हमारा जबलपुर में। ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय इसका हाईकोर्ट बनाया, इसका जो हाईकोर्ट भी बनाया गया था। उसके पहले जो मुख्य चीफ जस्टिस मतलब कि जो मुख्य चीफ थे, मतलब हाईकोर्ट के जज पहले, वो कौन थे? एम हिदायतुल्ला। हमसे कभी कभी पूछ लेता है कि पहले में बताइए मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट के पहले जज कौन थे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? हिदायतुल्ला जी जो थे वो इनके मुख्य पहले जज थे। और अगर हिदायतुल्ला जी के बारे में एक और बात हम आपको बता देते हैं कि इन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला, और एक बार पूर्ण एक कार्यकाल होता है जो उपराष्ट्रपति का, वो भी इन्होंने किए रहे। मतलब भारत के ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, 2 बार राष्ट्रपति का कार्यभार देख चुके हैं। और मध्य प्रदेश के जो हाईकोर्ट हैं उसमें ये जज भी पहले जज रह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पगारा बांध इस जगह में स्थित है। पगारा बांध कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो पगारा बांध हमारा स्टेट है मुरैना में। मुरैना में एक सांक नदी है, सांक नदी बेबस उसके आसपास जौरा, मुरैना में एक क्षेत्र पड़ता है जौरा, उसके आसपास ही ये पगारा बांध बनाया गया है। ये कौन सी सांक नदी?
सांक और बेबस, एक नदी अगर हम नेट पर सर्च करेंगे तो बेबस और सांक कहीं बीच में क्षेत्र में ये पकारा बांध बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार जो अभी भारतीय गवर्नमेंट है वो, उसमें जो केंद्रीय मंत्री उनकी नियुक्ति किसने की है? उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसमें नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति जी हैं वो बहुमत दल के नेता का चुनाव जो रहता है उसको बनाता है। और उन जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी अनुशंसा, मतलब मंत्रिमंडल की जो अनुशंसा है उसके अनुसार बहुमत दल के सारे केंद्रीय मंत्रियों को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और अगर हमसे पूछता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो ये की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। पहले एक निजी बैंक हुआ करता था, लेकिन उसको बाद क्या किया गया, इसको एक गवर्नमेंट सरकार, मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब इसको गवर्नमेंट ने, भारतीय सरकार ने अपने अनुरूप अधिग्रहण कर लिया गया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? अगर हमसे ये क्वेश्चन कभी हमसे पूछता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। निजी से इसको एक सरकारी संस्था के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगर इसके हमसे पूछता है वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शशिकांत दास। उनका अगर हमसे कभी पूछता है कि बताइए गवर्नमेंट उसके गवर्नर कौन है, तो कौन है? शशिकांत दास जी जो हैं भारतीय गवर्नर अभी हैं वर्तमान में आरबीआई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NH-47A जो कुडनूर से प्रारंभ होता है। भारत में सबसे छोटा रामदास, इसकी लंबाई क्या है? जो कुडनूर से केरल को जोड़ता है इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर। केवल ये 6 किलोमीटर है जो सबसे छोटा राजमार्ग है। ये कहाँ पर है? ये केरल और कुडनूर को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसकी लंबाई हमारे पास बताई गई है तो 6 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा है 2015 में से इनमें से किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो हम 2015 का नहीं, हम 2019, 18-19 का देखेंगे। तो 18-19 में किसको मिला था? वो मिला था हमारे अक्कीथम अच्युथन नंबूदरी। अकीथन अच्युथन नंबूदरी जी हैं जो एक कवि हैं, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018-19 का दिया गया था। और इनके बारे में और जानकारी हमें देखते हैं तो इनका 15 अक्टूबर 2020 को निधन हो चुका है। अगर हमसे पूछता है कि अकीथम अच्युथन नंबूदरी जी कौन थे, तो ये कवि थे, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी थे। और लेकिन इनका 15 अक्टूबर 2020 को इनका निधन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? पहला ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, अंगद देव, गोविंद सिंह और अमरदास। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हमारा सही आंसर होगा गुरु अमरदास जी। अमरदास जी गुरु थे इनके तीसरे। पहले गुरु कौन थे इनके? पहले गुरु थे इनके नानक जी। दूसरे गुरु और जो तीसरे गुरु थे वो थे इनके अमरदास। और जो अंतिम गुरु थे उनके जो थे गुरु गोविंद सिंह। तो एक बार इनके सारे गुरुओं में जो इनके कार्य हैं उनको आप एक बार ज़रूर याद कर लीजिएगा। वो कभी कभी हमसे पूछ लेता है किसी भी गुरु के बारे में, तो एक बार आप उनकी पूरी लिस्ट बना के उनके कार्य और उनका योगदान क्या रहा है वो आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लीजिए। गुरु अमरदास के बारे में एक बताया जाता है कि उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया था और पुनर्विवाह के बारे में बिल्कुल कट्टर समर्थक थे। इसलिए इन्हें काफ़ी सम्मान के साथ सिखों के रखा जाता है। सब गुरुओं में सम्मान के साथ रखा जाता है। और अगर हमसे पूछा जाता है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु अमरदास जी थे जो इनके सिखों के तीसरे गुरु थे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी गुफाएं हमारे पास अगर क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन कौन सा है? विदिशा, उज्जैन, मांडू, खजुराहो। तो इसका सही आंसर होगा विदिशा, जो भोपाल से कुछ ही दूरी पर स्थित है विदिशा, वहाँ पर है। और अगर इसको पूछ लेता है कभी कभी कि इसमें किस धर्म के मंदिर हैं, तो इसमें अगर पूछता है तो इसमें हिंदू और जैन दोनों धर्म के जो मंदिर हैं, मूर्तियां हैं, वो इसमें स्थापित की गई। हिंदू में जो विष्णु जी की मूर्तियां हैं वो इसमें स्थापित हैं। और अगर हमसे पूछ लेता है कि ये किसने बनवाया था, तो ये 3री शताब्दी में 3rd सेंचुरी में इसको बनवाया गया था गुप्त शासकों द्वारा। 5th सेंचुरी में इसको बनवाया गया था गुप्त शासकों द्वारा। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि किस शासकों द्वारा उदयगिरी गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, तो इसमें अगर पूछता है तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त शासकों द्वारा उदयगिरी की गुफाएं हैं उसका निर्माण किया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले एशियाई खेलों का आयोजन किया गया। जब एशियाई खेल जब स्टार्टिंग अगर हम देख ले तो स्टार्टिंग भी 1951 में हुई थी एशियाई खेलों की। जो इसका मुख्यालय है वो भी नई दिल्ली में है, और इसका जो पहला गेम्स हुए थे वो भी कहाँ हुए थे, वो भी दिल्ली में हुए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1951 में एशियाई खेल्स भी स्टार्ट भी हुए थे। और जो पहले खेल हुए थे वो भारत में कब 1951 में हुए थे और दिल्ली में हुए थे। और अगर हम बात करते हैं कि बताइए कि पूछता है हमसे कि इसका जो 2018 में जो खेल हुए थे भारत में रैंकिंग क्या है, तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी, 18, मतलब एट्थ रैंकिंग थी उसकी। और उसने करीब 16 गोल्ड मेडल प्लस टोटल 17 मेडल्स लिए थे उसमें, और भारत की रैंकिंग उसमें एट्थ रैंकिंग थी। अगर हमसे पूछता है कि बताइए कि नेक्स्ट कब एशियन खेल्स कब होंगे, तो नेक्स्ट जो एशियन खेल्स हैं वो होंगे 2022 में हांगचोंग में ये चाइना का एक शहर है, वहाँ पे होंगे। 2026 में नागोया जापान में होंगे। जो 2018 के एशियन गेम्स हुए थे वो कहाँ हुए थे, वो हुए थे जकार्ता इंडोनेशिया में। अगर हमसे पूछ लेता है कि बताइए 2018 में कहाँ हुए थे, तो 18 में कहाँ हुए थे, जकार्ता में। 2022 में हांगचोंग जो चाइना के है, और 2026 में कहाँ होंगे, नागोया जापान में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है, मतलब लेबर डे किस दिन मनाया जाता है। लेबर डे मनाया जाता है हमारा 1 मई को। 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, मतलब किसकी जो चुनाव प्रक्रिया है वो उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो उसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, मात्र राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या मात्र लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या मात्र राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हमारे पास राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और अगर हमसे पूछता है किस अनुच्छेद के तहत इसको वर्णन किया गया, तो राष्ट्रपति का जो पद है उसमें किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, वो 63 में वर्णित है। और इसमें जो चुनाव है उसका वो किस अनुच्छेद में, 65 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। इसमें अगर हमसे पूछ लेता पहले उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, जो वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो पहले भारत के उपराष्ट्रपति। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वो हैं एम वेंकैया नायडू जी। एम वेंकैया नायडू जी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति पद पे आसीन है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है वो कौन कौन से हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मतलब इंदौर से तो गुजरती है लेकिन बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसमें शाहपुर और राजगढ़, इंदौर, बालाघाट, भोपाल, जबलपुर, रतलाम और उज्जैन। तो अगर हमसे पूछ रहा है मध्य प्रदेश कितने ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से कितने ज़िले हैं, 14 ज़िले हैं इनमें से कर्क रेखा ये गुजरती है। आप एक बार 14 ज़िले कौन कौन से एक बार उसकी लिख लें, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर हमसे पूछ ले भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्य जो हैं भारत के वो कौन कौन से हैं, एक बार आप उनको जरूर पढ़ लें कि भारत के 8 राज्य कौन से राज्य हैं जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है, पास होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ पे एक वाला क्वेश्चन ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमने इसके प्रीवियस पेपर्स जो हैं पुलिस कांस्टेबल के इसके एनालिसिस के उसके जानने में उनके बारे में थोड़ी फैक्ट भी देखे। अगर आपको कुछ में से प्रॉब्लम है या आप इसमें कुछ संशोधन चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे वापस।